जय श्री राम। मैं योगी भोलानाथ शास्त्री आज आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से इतनी रोचक जानकारी दे रहा हूँ। अगर हमारे इस वीडियो के लिए आप पूरा देखेंगे जब आपको समझ में आएगा। ज्योतिष विज्ञान का विकास एवं परिचय। ज्योतिष विज्ञान का उदय तो देखिए, सुनिए, आप समझिए। ज्योतिष विज्ञान का उदय कब हुआ था, किसने किया था? निश्चित रूप से नहीं कब हुआ था कह सकते, नहीं कहा जा सकता, किंतु इसकी प्राचीनता में किसी को संदेह नहीं है। आदिम मानव ने जब अंधकारमय रात्रि में मेघ सहित स्वच्छ नीले आकाश में टिमटिमाते हुए इन असंख्य ज्योतिष पिंडों को आश्चर्यचकित होकर देखा होगा, तो उनके मन में स्वाभाविक जिज्ञासा उत्पन्न हुई होगी कि ये सूर्य चंद्रमा क्या है, ये नित्य प्रति क्यों उदय और अस्त होते हैं, ये सितारे क्या हैं, सूर्य व चंद्र ग्रहण क्यों होते हैं। अनेक जटिल प्रश्न उनके मस्तिष्क में जरूर आए, उत्पन्न हुए होंगे। तभी मनुष्य ने सोचना आरंभ किया होगा कि ऐसा क्यों होता है, इनका कोई नियम भी है या नहीं। उसने सूर्य की उष्णता तथा चंद्रमा की शीतलता, ज्योतिषना का भी अनुभव किया होगा। सूर्य को उत्तरायण और दक्षिणायन होते हुए देखकर ग्रीष्म तथा बसंत ऋतुओं का भी अनुभव किया होगा। आकाश में धूमकेतुओं का उदय, उल्का वृष्टि को देखकर भयग्रस्त भी हुआ होगा तथा इनके कारणों के विषय में जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न भी किया होगा। तभी इस विज्ञान का आरंभ हुआ होगा। मनुष्य ने यह भी अनुभव किया होगा कि सभी आकाशीय पिंड एक समान नहीं हैं, कुछ अधिक तेजस्वी हैं तथा कुछ कम, कुछ स्थिर रहते हैं तथा कुछ गतिशील हैं। कई पिंड समूह में दिखाई देते हैं जिनकी विशेष प्रकार की आकृति बनती है। आदि के आधार पर उन्होंने इनका वर्गीकरण भी किया होगा, जिससे इनको समझने में सुविधाएं मिले। प्राचीन काल में पूजा पाठ, कृषि, यात्रा आदि के लिए ज्योतिष की बड़ी बड़ी बातों का जानना आवश्यक हो गया था। अतः इसकी आवश्यकता पूर्ति हेतु मानव ने इस विज्ञान का आरंभ किया होगा। आरंभ में मनुष्य ने इन सब बातों की जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने सीमित साधनों का ही प्रयोग किया होगा, जिससे उसके वर्णन आज बड़े विचित्र जान पड़ते हैं। आरंभ में मनुष्य ने सोचा था कि यह पृथ्वी चपटी है, क्योंकि यह चपटी ही दिखाई देती थी। वे क्षितिज के पृथ्वी की अंतिम सीमा मानते थे तथा आकाश को संसार की गुम्बदाकार छत पे वे मानते थे कि ये सितारे आकाश में टंगे हुए हैं, दीपक जैसे दिखते थे, जिनके परे प्रकाश से भरा स्वर्ग है, जिसका प्रकाश आकाश की छिद्रों से पृथ्वी पर आता है। कई धूमकेतुओं और उल्काओं का देवताओं का संदेश वाहक मानकर वर्णन किया गया होगा। ग्रहण आदि घटनाओं को देवी प्रकोप माना जाता था। आकाश के तारामंडलों की विशेष प्रकार की आकृति देखकर उनके संबंध में अनेक कथाएं गढ़ डाली। इन सब कथा कहानियों के आधार पर यह ज्ञात होता है कि उस समय भी मनुष्य ने इन्हें समझने की चेष्टा जरूर की होगी। कई महत्वपूर्ण तथ्य प्रकट किए, जिससे मनुष्य को अपने दैनिक जीवन के कार्य में काफ़ी सहायता मिली है। उपयोगिताएं। अन्य विज्ञान शास्त्रों की भांति ज्योतिष विज्ञान का भी मानव जीवन में सर्वाधिक महत्व है। इस विज्ञान की सहायता से ही पृथ्वी तथा अन्य ग्रह, उपग्रह आदि की गतियों का ज्ञान होता है। इन्हीं गतियों के आधार पर दिन, सप्ताह, मास, पक्ष, ऋतु, वर्ष, उत्सव, तिथि आदि का भी ज्ञान होता है।
इतिहास की काल गणना का यह मुख्य आधार है। जहाज़ों के कप्तान इसी की सहायता से विस्तृत महासागरों में अपनी स्थिति एवं मार्ग निश्चित करते थे। भूगोल तथा अन्य अन्वेषण कार्यों में इससे काफ़ी सहायता मिलती है। मरुस्थलों में यात्रा करने वाले सितारों की गतियों के आधार पर ही दिशा एवं समय का ज्ञान प्राप्त करते हैं। सृष्टि के रहस्यों का पता इसी के द्वारा लगाया जाता है। ज्योतिष विज्ञान के रहस्यों की खोज के लिए ही गणित का विकास हुआ था। भौतिक और रसायन विज्ञान में प्रगति हुई। इसी के ज्ञान के आधार पर चंद्रमा, मंगल व शुक्र ग्रह की ओर अंतरिक्ष यान भेजे जा सके हैं। इन सब विशेषताओं के कारण ही इसे अन्य विज्ञानों का पिता माना जाता है। भारतीय वेदांगों में इसकी श्रेष्ठता का वर्णन मिलता है कि जिस प्रकार मयूर की शिखा तथा सूर्य की मणि श्रेष्ठ है, उसी प्रकार वेदांग शास्त्रों में ज्योतिष सबसे श्रेष्ठ है। सूर्य सिद्धांत में ज्योतिष को सब वेदांगों में श्रेष्ठ, परम पवित्र एवं रहस्यमय बतलाया है। भारत के प्रसिद्ध ज्योतिष विज्ञान भास्कराचार्य ने भी लिखा था कि जैसे सब अंगों में आँख श्रेष्ठ है, वैसे ही सब वेदांगों में ज्योतिष श्रेष्ठ है। आजकल प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति को ज्योतिष संबंधी थोड़ा बहुत ज्ञान आवश्यक होना चाहिए। सूर्य क्या है, यह गर्म क्यों है, क्या यह ठंडा भी हो जाएगा? चंद्रमा क्या है, यह क्यों घूमता है, इसमें कलाएं क्यों दिखती रहती हैं? ये उपग्रह क्या है, ये नक्षत्र ग्रह नक्षत्र राशियाँ क्या हैं, हमारे दिनमान मास वर्ष आदि का आधार क्या है, पंचांग कैसे बनता है, कैसे बना होगा, दिशाएं कैसे निश्चित होती हैं, पुच्छल तारे या धूमकेतु क्या है, आकाश में उल्का वृष्टि क्यों होती है, आकाश गंगा क्या है, अन्य ग्रह एक नक्षत्रों में जीवन है अथवा नहीं, ये सभी आकाशीय पिंड इसके कितने दूर हैं, इनके भ्रमण का क्या कारण है, इनका तापमान बनावट आदि कैसे है, इनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई, इस ज्ञान से हमको क्या लाभ हो सकता है। अनेक रोचक प्रश्न उत्पन्न होते हैं जिनका ज्ञान हर व्यक्ति को होना आवश्यक है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर ज्योतिष विज्ञान देता है, जिससे मानव जीवन की अनेक जटिल समस्याओं का समाधान हो जाता है। यद्यपि इस विज्ञान का विकास आदिकाल से हुआ है, किंतु विगत 50 वर्षों में इनके कार्य में विशेष गति आई है। गणित, भौतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र के विकास के कारण इसमें सर्वाधिक उन्नति हुई, जिससे अंतरिक्ष के कई ऐसे रहस्यों का पता चला है जिसके पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इसी विज्ञान के विकास के कारण आज पृथ्वी का मानव चंद्रमा के धरातल पर अपने पैर रख सका है तथा शुक्र एवं मंगल ग्रह की ओर अपने यान भेज सका है। भारत में ज्योतिष विज्ञान का विकास। वेदांग काल भारत में ज्योतिष विज्ञान का वैश्यक अब तक प्राप्त ग्रंथों में वैदिक वेदांग ज्योतिष सबसे प्राचीन है, जिसमें कई बातों की चर्चा मिलती है, जिससे ज्ञात होता है कि उस समय दिन रात मास ऋतु आदि का ज्ञान था। उस काल में वर्ष में 12 महीने व 360 दिन माने जाते थे। मास पूर्णमांत व अमांत दोनों में माने जाते थे। क्या उल्लेख मिलता है, उस समय भी चंद्रमा की गतियों का पूर्ण ज्ञान था तथा उसके आरोही व अवरोही संपातों का भी ज्ञान होता था। चंद्रमा की कलाएं, उसका प्रकाश, नक्षत्र ग्रह ग्रहण आदि का भी वर्णन तैत्तरीय संहिता में मिलता है। उस समय पृथ्वी के गोलत्व का तत्व, सूर्य राशियों के साथ रंगों का भी ज्ञान था। चंद्रमा की गतियों के आधार पर ही उस समय चंद्रमास का उपयोग किया जाता था। वेदों में आदि मास, 6 मास तथा दिनमान, कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष तिथि आदि का भी वर्णन मिलता है। नक्षत्रों में पुष्प, चित्रा, रेवती, मघा, फाल्गुनी आदि आदि
तथा तारा मंडलों में सप्तऋषि, स्वर्ण मंडल, शनि मंडल, आकाशगंगा, नौकापुंज आदि का उल्लेख मिलता है। उस समय ग्रहण, उल्काएं व धूमकेतु का भी ज्ञान था, जिसका वर्णन अथर्व संहिता में मिलता है। यह सब वर्णन प्रसंग बस ही आया है। इस विषय पर कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। वेदांग काल में इसका अधिक विकास हुआ। इसमें सूर्य व चंद्रमा की गतियों का उल्लेख मिलता है, किंतु ग्रहों का तथा राशियों का भी वर्णन मिलता है। वेदांग काल 1200 ईस्वी पूर्व माना जाता है। मनुस्मृति में काल गणना मिलती है, जिसमें समय की बड़ी इकाइयों का वर्णन है। इस गणना के अनुसार कल्प आरंभ से ही सृष्टि का आरंभ माना जाता है। प्रत्येक कल्प के अंत के महाप्रलय होता है। इसके बाद फिर नई सृष्टि आरंभ होती है। इस गणना का आधार पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करना तथा सूर्य का सपरिवार अपने केंद्रीय पिंड की परिक्रमा करना तथा इसका विशेष विवरण काल गणना आधार में किया गया है। महाभारत काल में भी यंत्र तंत्र ज्योतिष संबंधी बातों का उल्लेख मिलता है। कई स्थानों पर उल्काओं और धूमकेतुओं का वर्णन भी मिलता है। कई ज्वार भाटे का संबंध चंद्रमा से स्थापित किया गया है। पृथ्वी के गोल होने का भी प्रमाण मिलते हैं। महाभारत के शांति पर्व में बताया गया है कि मनुष्य को चंद्रमा का पृष्ठभाग कभी भी दिखाई नहीं देता है। इसमें राहु केतु समेत 7 ग्रहों का भी वर्णन मिलता है। ग्रहणों का भी उल्लेख है, किंतु राशियों की चर्चा नहीं थी। आर्यभट्ट वेदांग काल से लेकर सन 499 ईस्वी तक ज्योतिष शास्त्र का कोई ग्रंथ नहीं मिलता। 499 ईस्वी का आर्यभट्ट लिखते थे। आर्यभट्टीय ग्रंथ मिलता है। आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में कुसुमपुर पटना में हुआ था। इन्होंने लिखा था कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा एक महायुग में 43,20,000 बार करता है। एक महायुग की अवधि 4 युग सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के बराबर है, जिसका मान 43,20,000 वर्ष है। अर्थात आज की मान्यता के अनुसार पृथ्वी एक वर्ष में सूर्य की एक परिक्रमा करती है, जिससे 43,20,000 वर्ष में यह सूर्य की इतनी ही परिक्रमा कर लेती है, जैसे महायुग, जिसको महायुग कहते हैं। अब चंद्रमा इस अवधि में 5,77,53,336 बार और पृथ्वी 1,58,22,37,500 बार घूमती हुई मानी गई है। इस प्रकार एक वर्ष में चंद्रमा पृथ्वी के 133 चक्कर लगाता है तथा पृथ्वी अपनी धुरी पर 366 बार घूम जाती है, जो सर्वथा शुद्ध है। भारतीय ज्योतिष में सर्वप्रथम इन्होंने ही पृथ्वी की दैनिक गति को स्वीकार किया है, किंतु इन्होंने वार्षिक गति को नहीं माना। इन्होंने अन्य कई गणितीय एवं ज्योतिषीय नियम भी बनाए, जैसे पराधि के छठे भाग की जया उसकी त्रिजया के बराबर होती हैं तथा वृत्त का व्यास 20,000 हो तो उसकी पराधि 62,832 होती है। अर्थात व्यास और पराधि का अनुपात 1:3,14,16 होता है, जो सर्वदा शुद्ध है। इन्होंने उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव की स्थिति और अक्षांश रेखाओं का भी वर्णन किया है। सूर्य तथा चंद्र ग्रहण की गणना का भी वर्णन मिलता है। इनके अनुसार वर्षमान 365 दिन 15 घटी 31 पल और 15 विपल 365 दिन 6 घंटे 21 मिनट 2 मिनट 12 सेकंड होता है। यह अवधि नक्षत्र और वर्ष की अवधि है, जो सर्वदा शुद्ध है। शयन वर्ष का मान
बराहमणि आर्यभट्ट के बाद बराहमणि प्रसिद्ध ज्योतिषी हुए हैं। इनका जन्म 505 ईस्वी तथा मृत्यु 587 ईस्वी में हुई थी। ज्योतिष शास्त्र पर लिखा गया था। इनका पंच सिद्धांत का ग्रंथ प्रसिद्ध है। पंच सिद्धांत का इनका ग्रंथ प्रसिद्ध है। इन्होंने ग्रहण की गणना के नियम भी बनाए तथा राशियों का वर्णन भी किया। इन्होंने एक स्थान पर लिखा था, पृथ्वी किसी पर टिकी नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष में बेलाग इस प्रकार टिकी है जैसे चुंबक के बीच गोला। इन्होंने पृथ्वी की गुरुत्व का भी वर्णन किया है, किंतु पृथ्वी के आवर्तन दैनिक गति को स्वीकार नहीं किया। चंद्रमा की कलाओं के कारण का भी इन्होंने वर्णन किया है तथा भूकेंद्र और पृथ्वी के नापने की विधि व यंत्रों का भी वर्णन किया है। सूर्य के उनताज को नापने के यंत्र व विधि का भी वर्णन इनकी प्रशंसा करते हुए लिखा है। बराह के कथन सत्य पर आधारित है। परमेश्वर करे सभी लोग उनके आदर्श का पालन करें। इन्होंने चंद्र ग्रहण आदिकार में सूर्य का व्यास 6500 योजन, चंद्रमा का 480 योजन तथा पृथ्वी का 1600 योजन बतलाया है। इस हिसाब के यदि एक योजन को 5 मील मान लिया जाए तो एक योजन बराबर 8 मील माना जाता है। तो सूर्य का व्यास 32,500 मील, चंद्रमा का व्यास 2,400 मील तथा पृथ्वी का व्यास 8,000 मील आता है। इसमें सूर्य का व्यास में अधिक त्रुटि है, जो वर्तमान में 8,66,300 मील माना जाता है। ग्रहण के लिए छाया का पड़ना इन्हें ज्ञात था। इन्होंने धूमकेतुओं का भी वर्णन किया है। भास्कराचार्य द्वितीय बराहमणि के बाद 12वीं शताब्दी में भास्कराचार्य ने द्वितीय प्रसिद्ध ज्योतिष हुए। इनका जन्म 1114 ईस्वी में हुआ था। इनका मुख्य ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि है, जो इन्होंने 1150 ईस्वी में लिखा था। इन्होंने भी पृथ्वी को अंतरिक्ष में निराधार स्थिति माना है। इन्होंने पृथ्वी की गुरुत्व शक्ति का भी वर्णन किया है। इन्होंने पृथ्वी को गोलाई को स्वीकार करते हुए लिखा है कि उसके चपटी दिखाई देने का कारण भूमि की तुलना से मनुष्य अत्यंत क्षुद्र है, अतः जहाँ तक उसकी दृष्टि जाती है सब उसे सपाट ही दिखाई देता है। इन्होंने पृथ्वी की पराधि के विषय में लिखा है कि उज्जैनीय की अक्षांश 22.5 अंश है, अतः यदि भूमध्य रेखा से उज्जैनीय की दूरी नापकर उसे 16 से गुणा करें तो पृथ्वी की पराधि ज्ञात होगा। 22.5 अंश गुणित 16 बराबर 360 अंश। उज्जैनीय का अक्षांश 22.5 माना है, जबकि है 23 अंश 9 अंश है। इतनी भूल स्थूल यंत्रों के कारण हो सकती है। इसके अतिरिक्त इन्होंने ध्रुवों की स्थिति, पृथ्वी का व्यास तथा क्षेत्रफल का भी वर्णन किया। इन्होंने परिधि और व्यास का अनुपात 3.1416 बताया है, जो बहुत शुद्ध है। आधुनिक मान से अनुसार यह 3.1428 आता है। इन्होंने अक्षांश ज्ञात करके ही विधियों तथा ज्योतिष वेद शास्त्र यंत्रों का भी वर्णन किया है, जैसे गोल यंत्र, चक्र यंत्र, सृष्टि यष्टि यंत्र, शंकु पलक यंत्र, नाड़ी पलाय, घटक, चाप, तुरीय गोल आदि तथा इनके प्रयोग की विधि भी बताइए। कमलाकार भास्कराचार्य द्वितीय के बाद कमलाकार भी प्रसिद्ध ज्योतिषी हुए हैं। इनका जन्म 1530 के लगभग माना जाता है। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत तत्व विवेक है, जो इन्होंने काशी में तैयार किया था। इन्होंने कई नई बातें लिखी हैं। इन्होंने बताया कि संपात में गति है, जिससे ध्रुव तारा भी चलता रहता है। वर्तमान ध्रुव तारा ठीक ध्रुव पर नहीं है। संध्या समय या प्रातःकाल यह भिन्न भिन्न स्थानों पर दिखाई देता है। आधुनिक ज्योतिष भी यह मानता है कि ध्रुव तारा ध्रुव से एक अंश हटकर है, जिससे
उसमें भी गति दिखाई देती है तथा संपात की गति के कारण यह सदा उत्तर में नहीं रहता। इन्होंने कई स्थानों के अक्षांश व देशांतर का भी वर्णन किया है तथा ग्रहण, मेघ, ओला, भूकंप, उल्कापात, उल्कापात आदि के वैज्ञानिक कारण भी बताए गए हैं। योग वशिष्ठ में उल्लेख महर्षि वाल्मीकि कृत योग वशिष्ठ में पृथ्वी के गोल होने तथा ब्रह्मांड विस्तार ब्रह्मा का उल्लेख है। इसमें लिखा था उनने, जैसे गेंद होता है वैसे भूगोल है, इसके सब ओर आकाश है। यह ब्रह्मांड 100 कोटि योजन विस्तृत है। भूगोल ऐसे है जैसे गेंद होता है, आकाश सब ओर है। जैसे आकाश में गेंद है वैसे ही है पृथ्वी आकाश में है, इसके नीचे ऊपर कोई नहीं है। जय सिंह ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र में भारत जय सिंह का नाम भी अमर रहेगा। ये सन 1693 में आमेर जयपुर में गद्दी पर बैठे थे। इन्होंने ही बाद में जयपुर बसाया। ये उद्योगी व बुद्धिमान व्यक्ति थे। इन्होंने ज्योतिष विज्ञान के वेग कार्य के लिए कई नवीन यंत्र बनवाकर वेग किए तथा ग्रंथ लिखे। इन्होंने वेग कार्य के लिए दिल्ली, उज्जैन, काशी, मथुरा तथा जयपुर में वेधशालाएं, जंतर मंतर बनाए तथा इस विज्ञान को नया मोड़ देने के प्रयत्न किया, किंतु इस कार्य को किसी ने आगे नहीं बढ़ाया। ये वेधशालाएं आज जीर्ण अवस्था में पड़ी हैं। 1700 ईस्वी के बाद भारत में इस विज्ञान के क्षेत्र में इतनी अधिक प्रगति नहीं हुई जितनी पश्चात देशों में विज्ञान की प्रगति के कारण कई सूक्ष्म यंत्रों का आविष्कार हुआ, जिससे इस क्षेत्र में भी क्रांतिकारी परिवर्तन आया। यह नवीन सूक्ष्म मान के आधार पर कई प्राचीन मान का असत्य सिद्ध कर दिया। नई खोजें के द्वारा इस ब्रह्मांड का सूक्ष्मतम हलचलों का ज्ञान प्राप्त कर इस क्षेत्र को आशातीत प्रगति की है। इस दृष्टि से भारत बहुत पहले पिछड़ गया था, जिससे इसका मुकाबला करने में आज हमारे वैज्ञानिक बहुत आगे हैं, जो आज चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 चंद्रमा तक पहुंच चुके हैं। हमारे उन विज्ञानों के लिए सह दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देते हैं। आज हमने हमारे यूट्यूब BN शास्त्री जो चैनल है हमारा यूट्यूब पर BN शास्त्री के नाम से, ये हमने इस चैनल पर ये हमने आपको वीडियो आपके समक्ष पेश किया है। अगर आपने हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जो और भी रोचक जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहें। और जुड़े रहिए आप हमारे यूट्यूब BN शास्त्री चैनल से, जिससे आपको और भी जानकारी मिलती रहे। इसको सब्सक्राइब करिए, एक लाइक तो आपका बनता है, लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों में शेयर करिए। कमेंट में जय श्री महाकाल जरूर लिखिए। जय श्री महाकाल।